चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जो कि आपका सिलेबस भी है और जितने भी प्रोग्राम्स एग्ज़ाम में आते हैं उन हर एक प्रोग्राम को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन है जो मिस ना हो पाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारी ऑफिशियल ऐप है जो अपलोड कर दी गई है प्ले स्टोर में, जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। सेम नाम से है, मेडिकल एंड नर्सेस सबके नाम से, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ऑल ओवर थिंग्स है जो अवेलेबल है। तो आप ऐप में आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें हैं जो मिल जाएंगी। एंड जितने भी अभी तक जो भी क्लासेस रही हैं CHO के लिए, जितने भी अलग अलग स्टेट वाइज एग्ज़ाम हुए, सभी के पेपर्स, हर एक चीज़ आपको ऐप में है जो अवेलेबल करवाई जाएगी PDF फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो जिनका भी अब अपकमिंग टाइम में त्रिपुरा CHO, NHM, MP CHO एंड हरियाणा CHO, अलग अलग स्टेट वाइज झारखंड CHO, किसी भी स्टेट के लिए CHO का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर आपको 5 से 10 नंबर तक के MCQs नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से है जो रखे जाते हैं। तो आपको सभी प्रोग्राम्स याद होना चाहिए, स्पेशली जो पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है। अभी रिसेंट में जो हरियाणा का सिलेबस दिया है उन्होंने, उसमें साफ कहा है कि RMNCH से आपको क्वेश्चन आएंगे। प्रोग्राम के साथ साथ RBS के, RKS के, NHM, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं, MCQ बेस्ड हैं, और सभी का यहाँ पर रीजनल दिया हुआ है कि किस प्रोग्राम के बेनिफिशियर्स ग्रुप क्या हैं और उनके इम्पोर्टेंस क्या हैं, लॉन्च कब हुए हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज स्टैंड फॉर RMNCH+A। RMNCH+A का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न कंसर्न एंड एडोलेसेंट हेल्थ, थर्ड ऑप्शन है रूरल मैटरनल न्यूनेटल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, लास्ट ऑप्शन है राइज्ड मैटरनल न्यूबॉर्न चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट हेल्थ। तो यहाँ पर जो RMNCH है इसका मतलब है क्या? तो RMNCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। अब ये प्रोग्राम कब आया था? तो ये भी हम यहाँ पे CH+A प्रोग्राम है, NRHM के तहत इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2013 में। ये आपको याद रखना है, RMNCH कब आया था? 2013 में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किशोरी शक्ति योजना इज कैटरिंग टू द नीड ऑफ गर्ल्स इन द एज ग्रुप। तो जो किशोरी शक्ति योजना है, किशोरी शक्ति योजना जो कि गर्ल्स के लिए लॉन्च की गई थी, तो इसमें किस एज ग्रुप की गर्ल्स के लिए लॉन्च की गई थी? ऑप्शन में है 10 से 19 साल, 11 से 18 साल, 12 से 19 साल या फिर 13 से 19 साल। तो जो किशोरी शक्ति योजना है, किशोरी शक्ति योजना एग्ज़ाम में आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो किशोरी शक्ति योजना लॉन्च कब की गई थी और यहाँ पर किस एज ग्रुप के लिए लाई गई थी? तो किशोरी शक्ति योजना लाई गई थी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो इसके तहत जो एज ग्रुप रखा गया था वो था 11 से 18 साल तक की एज ग्रुप को, लोगों 11 से 18 साल तक की एज ग्रुप गर्ल्स के लिए योजना लॉन्च की गई थी। क्यों? ताकि जो वुमेन में एम्पावरमेंट को लेके जो भी प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इस योजना के तहत लाए गए थे। लॉन्च हुई थी 31 अगस्त 2007 को। और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी? तो ये इनिशिएट लिया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, जिसमें 11 से 18 साल तक की एज ग्रुप की जितनी भी गर्ल्स हैं, और ये प्रोग्राम ICDS स्कीम के तहत लाया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। किशोरी शक्ति योजना लॉन्च किया था किसने, इनिशिएट लिया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। कब? 31 अगस्त 2007 को। लेकिन एक इस प्रोग्राम के तहत आई थी किशोरी शक्ति योजना, तो आई थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS के तहत इसको लाया गया था। और ये सबसे पहले कहाँ लॉन्च हुई थी? तो ये हुई थी उड़ीसा में। नेक्स्ट है यहाँ पर, द मीनिंग ऑफ ARSH अंडर RMNCH+A प्रोग्राम। तो ARSH का मतलब क्या है RMNCH+A प्रोग्राम में? तो यहाँ पर ऑप्शन में है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सोशल हेल्थ, एडोलेसेंट रेगुलेशन एंड सेक्सुअल हेल्थ एंड एडोलेसेंट रिवार्ड एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो हमने RMNCH प्रोग्राम पढ़ लिया कि ये 2013 में आया था। अब यहाँ पर ARSH आपको बताना है, ARSH का फुल फॉर्म आपको बताना है, जो कि RMNCH+A प्रोग्राम का ही एक पार्ट है।
तो यहाँ पर ARSH का मतलब होगा एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। क्या होगा? एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो जो प्रोग्राम लाया गया था यहाँ पर RMNCH+A प्रोग्राम, इसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन एडोलेसेंट हेल्थ आर ऑल एक्सेप्ट। तो एडोलेसेंट हेल्थ के बेनिफिट्स सभी हैं इन्वेस्ट करने के लिए, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हेल्थ एंड सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। तो एडोलेसेंट हेल्थ को लेके आपके लिए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। एडोलेसेंट हेल्थ का एज ग्रुप भी पूछा जाएगा। WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप को माना गया एडोलेसेंट हेल्थ में। तो यहाँ पर एडोलेसेंट हेल्थ में इन्वेस्टिंग के लिए सभी बेनिफिट्स होंगे, किसी एक को छोड़कर। तो होगा इकोनॉमिक, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट। तो ये एडोलेसेंट हेल्थ का बेनिफिट नहीं होगा, इन्वेस्टिंग का बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स में किसी भी तरीके से है जो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज मीन फॉर। तो जो वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, इसके तहत किन के लिए ये बेनिफिशियर्स है या फिर किसके लिए प्रोग्राम लाया गया था? ऑप्शन में है एडोलेसेंट गर्ल्स एंड लैक्टेटिंग मदर, एडोलेसेंट बॉयज, प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग, प्रेग्नेंट वुमेन, एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। तो वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, किसके लिए लाया गया था? ये लाया गया था एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। अभी देखिए यहाँ पर पूरा WIFS हम 4 पॉइंट्स में पढ़ लेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है आपको। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, नाम दिया था इसका वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। क्योंकि लॉन्च इसका एम क्या रखा गया था? टू रिड्यूस द प्रेवलेंस एंड सीवियरिटी ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया इन एडोलेसेंट पॉपुलेशन 10 to 19 ईयर तक के, जो 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप हैं, इनको WHO ने एडोलेसेंट एज ग्रुप में कंसीडर किया है। तो उनके लिए क्या करना? उनको न्यूट्रिशनल एनीमिया से हमें प्रिवेंट करना है, चाहे वो नए और पुराने दोनों टाइप के केसेस रहे हो। इन्होंने साफ कहा है प्रेवलेंसी। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 25 जुलाई 2013 में, राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया था 25 जुलाई 2013 को। अब बात आती है टारगेट ग्रुप की। तो टारगेट ग्रुप आपको एग्जाम में 2 तरीके से पूछ सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये तो पूछ ही सकते हैं। यहाँ पर एडोलेसेंट गर्ल्स है, यहाँ पर साफ कहा है एडोलेसेंट गर्ल्स हु आर नॉट इन स्कूल 10 to 19 ईयर्स थ्रू द आंगनवाड़ी। तो ऐसी गर्ल्स जो 10 से 19 साल की एज ग्रुप तक क्या रही हो, आंगनवाड़ी में कभी नहीं गई हो, बट उनको भी इसका लाभ मिलेगा। सेकंड थिंग है यहाँ पर कि 2 टारगेट ग्रुप सेट हुए थे। तो फर्स्ट हो गया यहाँ पर कि 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप की गर्ल्स जो कभी आंगनवाड़ी में नहीं गई हैं। एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ एनरोल्ड इन गवर्नमेंट एडेड म्युनिसिपल स्कूल फ्रॉम 6 to 12th क्लास। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आपको आ सकता है कि यहाँ पर 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप भी कह सकते हैं, या फिर एडोलेसेंट गर्ल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स कह सकते हैं, या फिर 6वीं से लेके 12वीं क्लास तक के जो 6 to 12th स्टैंडर्ड तक के जो गर्ल्स बॉयज़ हैं उनको इस योजना का लाभ मिलना। तो बेनिफिशियर्स ग्रुप होगा टारगेट ग्रुप कौन? 6 to 12th क्लास तक के बच्चे, उनमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं। और ऐसी गर्ल्स जो 10 to 19 ईयर्स की एज ग्रुप तक आंगनवाड़ी नहीं गई हों। लॉन्च हुआ था 25 जुलाई 2013 को। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन वाज द RMNCH+A प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो RMNCH+A प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन में 1998, 2013, 1990 या फिर 2002। तो प्रोग्राम लाया गया था 2013 में। RMNCH प्रोग्राम कब लाया गया था? 2013 में। NHM के तहत ही इसको लाया गया था। तो यहाँ पर इसके पहले 2013 के पहले जो प्रोग्राम था क्या था? RCH में था। तो यहाँ पर इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। पहले देखते हैं RMNCH+A कब आया? 2013 में। अब बात आती है जो RMNCH+A प्रोग्राम है, ये इनिशिएट था 1997 में। RCH की फर्स्ट फेज़ थी, फिर सेकंड फेज़ आई, देन आफ्टर RMNCH+A आया। तो यहाँ पर जो RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ बस था पहले, RMNCH नहीं था, पहले RCH था जो कि 1997 में आया था। एंड देन आफ्टर इसकी सेकंड फेज़ आई थी अप्रैल 2005 में।
तो यहाँ पर इनके अलग अलग है क्या रखे गए थे, एम रखे गए थे कि हमें क्या क्या काम इन प्रोग्राम्स के तहत करना है। तो RMNCH+A प्रोग्राम RCH इनके एम सेम थे, लेकिन कुछ कंडीशंस यहाँ पर क्या कर दी गई थी, चेंज कर दी गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करते हैं तो MCH सर्विसेज कब आई थी, 1950 में। फिर आया था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इंडिया ने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब है जो लॉन्च किया था, 1952 में। फिर आया था ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम प्रोग्राम। देन आफ्टर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। दो चीज़ें याद रखना है, यदि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पूछे तो 1952, यदि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पूछे तो 1997। फिर आया था CSSM चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम, 1992 में आया था। इसके बाद इसी को और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया तो RCH की फेज़ फर्स्ट ले आए 1997 में। फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया 2005 में। फिर RCH की फेज सेकंड आई। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा इसको रिप्रेजेंट किया गवर्नमेंट ने। और ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू ही इन सभी प्रोग्राम्स को लाया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्लस साइन इन RMNCH+A इंडिकेट। तो यहाँ पर हमने RMNCH+A पढ़ा है। तो यहाँ पर जो प्लस साइन है इसका मतलब क्या है, प्लस ए जो जोड़ा गया है RMNCH में, इस प्लस का मतलब क्या है, कंटिन्यूम ऑफ केयर, एडोलसेंट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ, प्रीनेटल एग्जामिनेशन, लिंकेज बिटवीन सर्विस प्रोवाइडेड फॉर द एडोलसेंट स्टेज। तो जो RMNCH+A प्रोग्राम है, तो RMNCH+ प्रोग्राम में हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं। तो RMNCH प्रोग्राम के तहत जो प्लस का साइन है क्या इंडिकेट करता है, एडोलसेंट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ। पहले RMNCH+ बस था, फिर इसमें एडोलसेंट एज ग्रुप को है जो ऐड किया गया। देन आफ्टर क्या बन गया, RMNCH+A। और यहाँ पर प्लस ए का मतलब क्या है, प्लस ए का मतलब है एडोलसेंट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज a community based intervention that address nutritional anemia for adolescent। तो यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन है जो कि न्यूट्रिशनल एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए लिया गया था। तो उसका नाम क्या है, AWK, NYKS, WIFS या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो एक इंटरवेंशन लिया गया था न्यूट्रिशनल एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए कम्युनिटी के लिए, तो वो क्या था, वो था WIFS वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, जिसमें वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट में 100 mg एलिमेंटल आयरन था, 500 mg फॉलिक एसिड था, जो कि एक फिक्स्ड डे अप्रोच के थ्रू है जो प्रोवाइड करवाए जाने थे स्कूल में। तो यहाँ पर जो वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम है किसके लिए था, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है। तो इसमें कितना आयरन और फॉलिक एसिड था, तो 100 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 mg फॉलिक एसिड। NYKS का मतलब है यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र संगठन, जो कि 1972 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द RKSK लॉन्च्ड। तो RKSK प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था, ऑप्शन में 7 जनवरी 2014, 7 फरवरी 2014, 10 जनवरी 2014, 11 जुलाई 2019। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो RKSK का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, और लॉन्च किया गया था 7 जनवरी 2014 को। कब लॉन्च किया गया था, 7 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, जिसमें एज ग्रुप रखा गया था 10 से 19 साल तक का एज ग्रुप रखा गया था। और इसमें क्या टारगेट रखे गए थे, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सब्सटेंस एब्यूज़ अमंग अदर इशूज़। तो यहाँ पर RKSK प्रोग्राम के आपको ये है जो बेनिफिट्स या फिर बेनिफिशियर्स ग्रुप याद रखना है कि 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर एडोलसेंट बच्चे हैं जो इंक्लूड किए गए थे, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर स्वास्थ्य कार्यक्रम में 7 जनवरी 2014 को आया था 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों में, जिसमें हमें क्या क्या करना था, सब्सटेंस एब्यूज़ को प्रिवेंट करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ावा देना और न्यूट्रिशनल के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना। नेक्स्ट है यहाँ पर RKSK का यदि आपको लोगो दे दिया जाता है तो इस तरीके से होगा। और जो RKSK प्रोग्राम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये प्रोग्राम भी NHM के थ्रू लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्कीम शोन इन द सिंबल। तो फ्री डेज यहाँ पैड है जो एक दिख रहा है, NHM का सिंबल भी बना है यहाँ पर। तो ये किस योजना का है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, जननी सुरक्षा योजना, सबला स्कीम या फिर किशोरी शक्ति योजना। तो हमने किशोरी शक्ति योजना जस्ट अभी पढ़ा है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आया था। यहाँ पर जो सिंबल शो हो रहा है किसका है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम का सिंबल है। तो यहाँ पर इस जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है, क्यों स्कीम है ये लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू लॉन्च किया गया एक छोटा सा प्रोग्राम था, जो कि एडोलेसेंट गर्ल्स में स्पेशली 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके अवेयरनेस क्रिएट करना। तो उसी का यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है। और ये कब आया था? 2011 में। और ये किसके लिए आया था? जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने को लेके इस प्रोग्राम को लाया गया था। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत। बट यहाँ पर जो इनिशिएट लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। बट यहाँ पर जिस प्रोग्राम के तहत लाया गया था तो ये क्या था? NHM के थ्रू इसको लाया गया था। यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है सबला स्कीम। तो सबला स्कीम लाई गई थी 1 अप्रैल 2011 को। कब लाई गई थी? 1 अप्रैल 2011 को। ये भी राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स। देन आफ्टर इसका नाम बदल के सबला स्कीम कर दिया गया। 1 अप्रैल 2011 को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स लाई गई थी। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आया था 2014 में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको। सबला प्रोग्राम लाया गया था 2011 में। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यदि पूछते हैं आपसे तो हर साल हम 28 मई को ये सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। जननी सुरक्षा योजना JSY प्रोग्राम फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ। तो जननी सुरक्षा योजना में किस चीज़ पर फोकस किया जाता है? ऑप्शन में है मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी, गर्ल मॉर्टेलिटी, एडोलेसेंट मॉर्टेलिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो जननी सुरक्षा योजना में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा दिया जाता है और जो मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी है, डेथ है, उसको कम किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी। तो मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा दिया जाता है। और JSY स्कीम कब आई थी? 12 अप्रैल 2005 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एंड इसमें कुछ कैटेगरीज रखी जाती हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। जो भी लोग गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, चाहे वो रूरल एरिया में रह रहे हो या अर्बन एरिया में, उनके लिए इसका बेनिफिट्स मिलता है। और ऐसी मदर्स जो 19 ईयर्स मतलब 19 साल से ज़्यादा की एज की हैं, उन्हीं के लिए इसका फ़ायदा मिलता है। उन्हीं का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। जिनकी एज 19 साल से कम हो वो इस योजना का है जो लाभ नहीं ले सकती। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छी है और इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखें कि किसको बेनिफिट मिलेगा? जो मदर, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ 19 साल से ज़्यादा एज की हैं उनको, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाने के का फुल फॉर्म। लॉन्च डेट क्यों लाया गया था? मैटरनल न्यूनेटल मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए। एंड यहाँ पर जो भी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको, चाहे वो रूरल एरिया में हो अर्बन एरिया में हो, वहाँ पर इसको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर इसी का एक और पार्ट था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। JSY पूछते हैं तो जननी सुरक्षा योजना। यदि JSKY पूछते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है जो JSS की स्कीम है। तो यहाँ पर जो JSS की स्कीम लाई गई थी, इसमें फ्री और कैशलेस डिलीवरी के लिए लाई गई थी। 1 जून 2011 को लॉन्च हुई थी। इसका नाम था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत इसमें फ्री और कैशलेस डिलीवरी, फ्री सिजेरियन सेक्शन, फ्री ट्रीटमेंट ऑफ सिक न्यूबॉर्न। यदि 30 दिन तक का न्यूबॉर्न बेबी है, मतलब न्यूनेटल पीरियड में है, तो उसको फ्री ट्रीटमेंट है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अदर चार्जेस को छोड़कर फ्री ड्रग्स होंगी और फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे, डाइट होंगे। और इंस्टीट्यूशन में यदि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 3 दिन, और यदि सिजेरियन सेक्शन हुआ हो तो 7 दिन तक रुकने का है, जो गवर्नमेंट पूरा खर्चा लेगी। तो यहाँ पर JSS के 1 जून 2011 को लाया गया था। तो इसमें फ्री और कैशलेस डिलीवरी के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
FPLMIS स्टैंड्स फॉर, तो FPLMIS का फुल फॉर्म क्या है? फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फैमिली प्लानर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज या फिर नन ऑफ द अबव। तो FPLIMS का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर FPLMIS का फुल फॉर्म है फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें एक ट्रायंगल शेप से आप यदि चाहें तो इसका जो लोगो है वो भी देख सकते हैं। तो FPLIMS का जो एक लोगो होता है उल्टा ट्रायंगुलर शेप में रहता है। तो ये क्या है? फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। नेक्स्ट इज द टारगेट ग्रुप ऑफ वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन आर। तो WIFS के टारगेट ग्रुप क्या हैं? ऑप्शन में है स्कूल गोइंग एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ इन 6th to 10th क्लास, 10th to 12th क्लास, 8th to 12th क्लास या फिर 6th to 12th क्लास। यहाँ पर मैंने पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ा, ओनली जो लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो मैंने आपको बताई है कि किस एज ग्रुप के टारगेट ग्रुप के बच्चे यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में। तो अभी मैंने आपको बताया कि 10 से 19 साल तक के बच्चे, 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे WIFS प्रोग्राम में इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर अब 10 से 19 साल एज ग्रुप के बच्चे कब तक के होंगे? तो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, तो वो यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में। मैंने आपको पहले ही अभी बताया है कि या तो आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं या एज ग्रुप पूछ सकते हैं। यदि एज ग्रुप पूछें तो 10 से 19 साल तक, यदि टारगेट ग्रुप इस तरीके से पूछें क्लास को लेके तो 6th to 12th क्लास तक। नेक्स्ट इज द एम ऑफ मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू। इंद्रधनुष जो मिशन लॉन्च किया गया था इसका एम क्या है? मिड डे मील, वाटर सैनिटेशन, कोविड प्रिवेंशन या फिर इम्यूनाइजेशन। तो मिशन इंद्रधनुष का एम रखा गया था इम्यूनाइजेशन कवरेज को लेके। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत यहाँ पर ये लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 को। उस टाइम पर JP नड्डा ने इसको लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था। तो यहाँ पर जो ऐसी प्रिवेंटेबल डिसीज़ थी, 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ थी जिस प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो एडमिनिस्टर करवाई जानी थी और 2022 तक है जिसका एम रखा गया था। तो डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनेस, चाइल्डहुड TB, पोलियो, हेपेटाइटिस B एंड मीजल्स इसके क्या थे? पार्ट्स एंड एडिशनल वैक्सीन थी। तो जैपनीज एंसेफेलाइटिस एंड HIV वैक्सीन है जो इसका हिस्सा थी। तो यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इंद्रधनुष किससे रिलेट करता है? इम्यूनाइजेशन से। और ये कब हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। एंड इसका एम क्या रखा गया था कि 90% तक, 65% से लेकर एटलीस्ट 90% तक 2022 तक बच्चों को वैक्सीनेटेड करवाना है। या तो आपको इस तरीके से लोगो दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये है क्या, तो ये मिशन इंद्रधनुष का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप टेकन फॉर कोविड-19 कंटेनमेंट अंडर द आत्मनिर्भर भारत मिशन। तो कोविड-19 कंटेनमेंट को लेके आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत एक स्टेप लिया गया था, तो वो क्या है? ऑप्शन में फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट्स, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट PPEs थ्रू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यहाँ पर जो एम रखा गया, जो स्टेप लिया गया था कोविड-19 कंटेनमेंट के टाइम पर आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत, वो था आत्मनिर्भर भारत मिशन का मतलब क्या है कि अपने इंडिया की ही बनी चीज़ों को यूज़ करना। तो यहाँ पर उसका एम क्या रखा गया था? उस टाइम पर कोविड-19 का जब जो सेकेंड वेव आई थी उस टाइम पर बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स थे, PPE किट थी, उनकी ज़रूरत बहुत ही, या तो हम ये कह सकते हैं ना के बराबर है जो इंडिया में चीज़ें थी। तो उस टाइम पर क्या रखा गया था? आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इनिशिएट लिया गया था कि इंडिया में खुद की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की जाए PPE किट की। तो यहाँ पर इसका जो एक स्टेप लिया गया था वो क्या था? प्रोविज़न ऑफ एडिक्वेट PPEs थ्रू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत मिशन कब लॉन्च किया था? 13 मई 2020 को। इसके लिए मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट, ये चीज़ याद रखना है। मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट का मतलब है आत्मनिर्भर भारत मिशन, जो कि 13 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। और नरेंद्र मोदी ने इसके लिए एक इकोनॉमिक पैकेज भी डिक्लेयर किया था। कितना?
20 लाख करोड़, कितना 20 लाख करोड़ रुपए है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया था। नेक्स्ट इज अंडर जननी सुरक्षा योजना हु एस्कॉर्ट्स अ प्रेग्नेंट वुमेन टू द गवर्नमेंट हेल्थ केयर फॉर डिलीवरी। जननी सुरक्षा योजना के तहत जो प्रेग्नेंट मदर है उसको हॉस्पिटल तक ले जाने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए ले जाने का काम कौन करता है? आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स या फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर। तो कौन है जो ये काम करेगा कि प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक डिलीवरी के लिए ले जाए? तो ये करता है काम आशा, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट का ये काम होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कहाँ पर लेके जाना? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी के लिए लेके जाना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन बीइंग सेट अप अंडर PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है जो WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, तो यहाँ पर कौन सा है जो एक तरीके का हमें कह सकते हैं हेल्थ इंस्टीट्यूट रखा गया था PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स, न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। तो यहाँ पर PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत जो एक प्लेटफॉर्म रखा गया था वो था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। एक ही जगह हर एक चीज़ का जो इलाज होना, तो क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। यदि रीजनल ऑफिस पूछते हैं WHO का इंडिया में तो वो है न्यू दिल्ली में, और WHO का मेन ऑफिस पूछते हैं वो कहाँ पर है? वो है जेनेवा में। और जो इंडिया है किस रीजन में है WHO के? तो वो है साउथ ईस्ट एशिया में। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द RNTCP नेम इज चेंज्ड। तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का नाम है जो बदल दिया गया है, तो ये कब बदला गया था? ऑप्शन में 2020, 2019, 2012 या फिर 2018 में। तो RNTCP का जो नाम बदल के दिया गया था, ये बदला गया था 2020 में। 1 जनवरी 2020 में इसका नाम चेंज किया गया था। क्या रखा गया था? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP। क्या रखा गया था? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम नाम रखा गया था RNTCP का। 1 जनवरी 2020 को बदल दिया गया था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है, यहाँ पर टारगेट रखा गया था। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन में है यहाँ पर 1898, 1985, 1999 या फिर 1999। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ये कब हुआ था? 1985 में। यदि आपको एग्ज़ाम में ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम पूछ लेते हैं 2022 की, वर्ल्ड TB डे की थीम, क्वेश्चन नंबर 15 में हमने जो पढ़ा 1 जनवरी 2020 को इसका नाम चेंज हुआ। यदि थीम पूछते हैं इस बार की तो वो थी इन्वेस्ट द एंड TB सेव द लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1985 में। एंड देन आफ्टर एक पार्ट हो गया किसका? 1992 में चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम का। ये चीज़ आपको याद रखना है। पहले क्या था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में इंडिया में लॉन्च किया गया। देन आफ्टर ये चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम 1992 में आया था, उसका पार्ट बन गया। एंड इसके जो सभी चीज़ें इंक्लूड की गई किसमें? NRHM के तहत। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द PMSMA लॉन्च। तो PMSMA कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शन में 2019, 2018, 2016 या फिर 2015। जो PMSMA स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी? जो PMSMA स्कीम है ये लॉन्च की गई थी 2016 में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम रखा गया था कॉम्प्रीहेंसिव एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करवाना फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी भी प्रेग्नेंट वूमेन है उनको 9th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 9 तारीख को उनका एंटीनेटल चेकअप होना। एक फिक्स्ड डे रखा गया था। इन केस 9वीं महीने की 9वीं तारीख को यदि संडे पड़ता है, हॉलीडे पड़ता है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे में ये जो क्लिनिक है जो स्टार्ट की जाएगी। ये चीज़ एग्जाम में आती है आपको
PMSMA योजना के तहत जो क्लिनिक है किस दिन एंटीनेटल चेकअप होता है, तो हर महीने की 9 तारीख को 9th ऑफ एवरी मंथ एक फिक्स डे रखा गया है पूरी कंट्री में। और यदि हॉलीडे होता है ANC चेकअप के लिए तो नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका क्लिनिक ओपन होगा और आपका चेकअप करवाया जाएगा। तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी यूनिवर्सल प्रेग्नेंट वुमेन हैं अलग अलग जगह वहाँ पर उनका चेकअप होना। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसका भी टारगेट क्या था, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि मैटरनल और न्यूनेटल डेथ को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रोग्राम एसोसिएटेड विद द सिंबल सोन। यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं आप, बेबी है जो उल्टा लेटा हुआ है, ये किसका सिंबल है, मिशन इंद्रधनुष, कंगारू मदर केयर, RCH या फिर इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। तो यहाँ पर जो सिंबल है किसका है, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का सिंबल है। INAP एग्जाम में आता है। इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था सितंबर 2014 में। एम रखा गया था एंडिंग द प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न डेथ्स एंड स्टिल बर्थ बाय 2030। बहुत अच्छा एम रखा था कि 2030 तक हमें न्यूबॉर्न की डेथ और स्टिल बर्थ का मतलब बेबीज़ की जब डेथ यूट्रस में ही हो जाती है उसको हमें प्रिवेंट करना है। इनके कुछ साइलेंट फीचर थे। साइलेंट फीचर में 2 ही चीज़ों के लिए गोल था, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी और स्टिल बर्थ के लिए हमें प्रिवेंट करना। और जो न्यूनेटल डेथ है, मॉर्टेलिटी रेट है, स्टिल बर्थ रेट है, इसको हमें एक सिंगल डिजिट में लेके आना है 2030 तक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो न्यूनेटल डेथ, मॉर्टेलिटी और स्टिल बर्थ रेट है उसको हमें सिंगल डिजिट में लाने का मतलब हमेशा 52 या फिर इस तरीके से अलग अलग स्टेट की जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट आती है उसको हमें क्या लेके आना है, सिंगल डिजिट में लेके आना है 2030 तक। INAP प्रोग्राम का एम रखा गया था। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द RCH फेज 2 लॉन्च। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ की फेज 2 कब लॉन्च हुई थी, 1997 में, 2006 में, 2005 में या फिर 1998 में। तो RCH की जो फेज 2 लॉन्च हुई थी 2005 में। ये देखिए फेज 1, फेज 2 हम पढ़ चुके हैं। तो फेज 1 आई थी, देन आफ्टर फेज 2 आई, तो फेज 1 1997 में आई थी। फिर फेज 2 आई तो 1 अप्रैल 2005 को, 1 अप्रैल 2005 को इसका एम रखा गया था मैटरनल और चाइल्ड मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को हमें क्या करना, प्रिवेंट करना रूरल एरियाज़ में। तो इसकी 3 मेजर स्ट्रेटजीज थी, एग्जाम में आती हैं। एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर एंड स्ट्रेंथनिंग द रेफरल सिस्टम। ये 3 मेन एम थी, इसकी स्ट्रेटजी थी ये तीनों। एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आ जाएगा, स्किल बर्थ अटेंडेंट आ जाएंगी, पॉलिसी डिसीजंस आ जाएंगे। इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर में यदि ज़रूरत पड़ती है तो आपको PSC, CSC एंड रेफरल है यूनिट भी भेजा जाएगा और जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जो इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, जितने भी इमरजेंसी वाले केस हैं या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको। एंड लास्ट स्ट्रेंथनिंग है रेफरल सिस्टम, तो फेज 2 में किया गया था सब। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हम हर साल नेशनल चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं। यदि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पूछते हैं तब आपका आंसर अलग होना चाहिए, नेशनल चिल्ड्रंस डे पूछते हैं तब अलग होना चाहिए। ऑप्शन में 14 नवंबर, 14 सितंबर, 12 नवंबर या फिर 14 दिसंबर। तो यदि नेशनल चिल्ड्रंस डे पूछते हैं तो हम मनाते हैं 14 नवंबर को। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है और उन्होंने अपने जन्मदिन को है जो बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया, तो वो क्या है, नेशनल चिल्ड्रंस डे। यदि वर्ल्ड और यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे पूछते हैं तो हम मनाते हैं 20 नवंबर को। और थीम क्या है, 2021 तक की थीम अभी डिसाइड की गई है, तो वो है अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। 1954 से हम वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। नेशनल चिल्ड्रंस डे पूछते तो 14 नवंबर, वर्ल्ड और यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे पूछते तो 20 नवंबर। थीम है अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। नेशनल का मतलब है कि हमारे इंडिया में बस नेशनल चिल्ड्रंस डे कब मना रहे हैं हम, 14 नवंबर को। यदि पूरे विश्व की यूनिवर्सल की बात करते हैं तो 20 नवंबर को। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्कीम एसोसिएटेड विद द सिंबल सोन। तो यहाँ पर एक सिंबल दिख रहा है आपको, इस स्कीम का नाम क्या है। ऑप्शन में है ICDS, IMNCI, मिशन इंद्रधनुष या फिर रेड क्रॉस। तो इन सभी में से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो इवन ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो जो सिंबल यहाँ पर दिख रहा है ये है ICDS स्कीम का सिंबल, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का, जो कि 1975 में आई थी। इसके बेनिफिशियर्स एज ग्रुप, यहाँ पर क्या इनके क्राइटेरिया हैं, किनको इनका लाभ मिलेगा, ये सभी चीज़ें एग्जाम में आपको आती हैं।
नेक्स्ट इज व्हेन इंडिया गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कब अडॉप्ट किया था? 1987 में, 1952 में, 1989 में या फिर 1954 में। तो इंडिया ने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अडॉप्ट किया था 1952 में। किसमें? 1952 में। जो भी एलिजिबल कपल हैं, जो भी फर्टाइल ग्रुप के लोग हैं, उनमें हमें क्या करना? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लेके, फैमिली प्लानिंग को लेके अवेयरनेस प्रोवाइड करवाना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हुआ? 1952। नेक्स्ट इज विच वन अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टोटल 7 गोल रखे गए थे, तो उन 7 गोल्स में से यहाँ पर एक गोल कौन सा नहीं है? नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैक्ट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डेवलप अ लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है वो क्या है? डेवलप अ लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पर जो गोल रखे गए थे देखिए 2000 में, सितंबर 2000 में WHO ने और यूनाइटेड नेशन में क्या किया गया था? एक जो गोल सेट किया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो इसके टोटल 7 गोल रखे गए थे। 189 देश यहाँ पर इंक्लूडेड किए गए थे। तो जिसमें हमें चाइल्ड मॉर्टेलिटी और जेंडर को प्रमोट करने के लिए लाया गया था। तो इसके 7 गोल क्या थे? वो था, फर्स्ट था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। जो 189 देश यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे, तो उनमें भुखमरी और गरीबी को दूर करना, इरेडिकेट करना। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, हमें प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना है। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर द वुमेन, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना है। मेल फीमेल्स में हमें डिफरेंस नहीं करना है। और वुमेन्स को एम्पावर है जो क्या करना है? शक्तिशाली बनाना है। रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैक्टिंग HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है जो हमने कहा है कि आंसर होगा डेवलप अ लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। हमें डेवलप करना है कैसे? ग्लोबल पार्टनरशिप पर, ना कि वहाँ के लोकल पार्टनरशिप लेवल पे। तो यहाँ पर जो 8 गोल थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के, एग्जाम में आपको आते हैं, इसीलिए मैंने 8 गोल आपको बता दिए। आपको ये गोल्स याद रखने होंगे खुद से ही। तो आप इस तरीके के यदि कोई भी चीज़ें याद रखते हैं तो आप उसमें 4 चीज़ें याद रखें कि गवर्नमेंट जो भी इस तरीके के हेल्थ प्रोग्राम लाती है उसमें भुखमरी, पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, मैटरनल और न्यूनेटल हेल्थ को लेके ज़रूर आता है। देन आफ्टर आपको 2-3 बचते हैं तो वो आप याद रख सकते हैं। फिर एक और इसका था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 2000 में आया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, फिर आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसके टोटल 17 गोल हैं जो रखे गए थे कि ये 169 देशों को अचीव करना है। 17 गोल्स रखे गए थे यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से 2015 में लाए थे, और 2030 तक पूरे विश्व को ये गोल है क्या करना है? अचीव करना है। तो क्या थे? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो द वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये 16 गोल तो क्या है, और लास्ट गोल क्या रखा गया था कि हमें जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में एक दूसरे देशों की हेल्प करना है। तो ये 17 गोल आपको याद रखना है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में टोटल 8 गोल्स हैं। तो ये आपको याद रखना है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था 2000 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया 2015 में, और इसको अचीव करना है हमें कब तक? पूरे विश्व को 2030 तक। नेक्स्ट इज लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो एक कड़ी होती है गवर्नमेंट और प्रेग्नेंट वुमेन के बीच की, वो क्या है? आशा वर्कर, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर्स या फिर CHO। तो यहाँ पर आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और जो क्या है गवर्नमेंट और प्रेग्नेंट वुमेन के बीच की एक कड़ी है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के एंटीनेटल चेकअप से लेकर डिलीवरीज तक हॉस्पिटल लेके जाने का काम करती हैं। तो क्या है? आशा वर्कर। नेक्स्ट इज अंडर JSY स्कीम मदर पैकेज इन रूरल एरियाज। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर JSY स्कीम से।
तो JSY स्कीम के तहत, जननी सुरक्षा योजना स्कीम के तहत मदर के लिए रूरल एरिया में कितना पैकेज मिलेगा? 1400, 1800, 2000 या फिर 600। तो रूरल एरिया की बात हो रही है और मदर का पैकेज पूछा है तो कितना होगा? 1400 रुपये है जो होगा। अब यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना का बेनिफिट ग्रुप दिया हुआ है कि वो क्या है। तो कैटेगरी दी है, रूरल एरिया दिए हुए हैं, मदर का कितना पैकेज होगा और आशा वर्कर का कितना पैकेज होगा। तो यदि आपसे पूछते हैं LPS स्टेट और HPS स्टेट, तो यदि LPS स्टेट पूछते हैं तो आपका आंसर अलग होगा और HPS स्टेट पूछते हैं तो आपका आंसर अलग होगा। तो जो LPS स्टेट रहेंगे यहाँ पर वो ऐसे स्टेट होंगे जिन्होंने प्रॉपर तरीके से, लो परफॉर्मिंग स्टेट हम जिसको कह सकते हैं, जो योजना लाई गई उसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं किया है, तो क्या है? लो परफॉर्मिंग स्टेट मीन्स LPS, हाई परफॉर्मिंग स्टेट दैट मीन्स HPS। तो रूरल एरिया में यदि जननी सुरक्षा योजना का पैकेज पूछते हैं, मदर का पैकेज, तो 1400 और आशा वर्कर को कितने मिलेंगे? 600। यदि LPS स्टेट में पूछा है तो 1400 रुपये और यदि हाई परफॉर्मिंग स्टेट में मदर का पैकेज पूछते हैं तो 700। अब यदि अर्बन एरिया की बात की जाती है तो अर्बन एरिया में मदर का पैकेज पूछेंगे LPS में, जो शहरी क्षेत्र हैं तो वहाँ पर 1000 और HPS में पूछेंगे तो 600। आशा वर्कर के लिए कितना दिया जाएगा? 200 रुपये बस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ JSS की स्कीम? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के प्राइमरी कंपोनेंट क्या हैं? अर्ली रजिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी केयर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो JSS की स्कीम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, कैशलेस डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए लाई गई थी। तो यहाँ इसके जो प्राइमरी कंपोनेंट है सभी हैं। नेक्स्ट इज आशा पैकेज इन रूरल एरिया ऑफ LPS स्टेट। तो मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि रूरल एरिया, अर्बन एरिया में जो आशा वर्कर हैं, मदर्स हैं, उनके पैकेज अलग अलग होंगे। तो यदि लो परफॉर्मिंग स्टेट में आशा का पैकेज पूछेंगे तो कितना होगा रूरल एरिया में? 400, 500, 600 या फिर 1400। लो परफॉर्मिंग स्टेट की बात हो रही है रूरल एरिया में, आशा का पैकेज कितना होगा? 600। यदि यहाँ पर हाई परफॉर्मिंग स्टेज में आशा का पैकेज पूछेंगे तो कितना मिलेगा? 200। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, NRHM वॉज लॉन्च इन विच ईयर? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन में 2001, 2003, 2005 या फिर 2007 में। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था 2005 में। 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। 7 साल तक का इसका कार्यकाल रहा, 2005 से 2012 तक। देन आफ्टर इसी में मॉडिफिकेशन करके रीनेम किया गया NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि 2013 से अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज लॉन्च इन विच ईयर? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन में 1996, 1995, 1997 एंड लास्ट ऑप्शन में 1998। पल्स पोलियो प्रोग्राम आया था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स पोलियो ड्रॉप्स इन अ ईयर? एक साल में पोलियो की कितने बार है जो ड्रॉप्स दी जाती हैं? 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स या फिर 9 टाइम्स। यहाँ पर 2 बूंद दी जाती हैं, सबको पता है कि 2 ड्रॉप्स दी जाती हैं, लेकिन एक साल में ड्रॉप्स कितने बार दी जाती हैं? तो ये दी जाती हैं टोटल 4 टाइम्स। यदि हम जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है WHO के अकॉर्डिंग, जो EPI है, जो शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग कितनी बार दी जाती हैं? 2 ड्रॉप्स पर डोज दिया जाता है। एक डोज में कितनी? 2 ड्रॉप्स दी जाती हैं ओरली, और एक साल में एटलीस्ट 4 बार तक है जो दी जाती हैं। तो यहाँ पर आज के लिए इतने क्वेश्चन ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी 50 MCQs की होगी, जिसमें मोस्टली आपके एनाटॉमी के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको सभी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर, NHM, CHO, स्टाफ में सभी पेपर अवेलेबल हो जाएंगे।